Very good morning, students of class 10th. Today we are going to finish the second chapter of your civics, federalism. What is federalism? We have studied a lot of things in this chapter. The main things, let's revise. 5 minutes we will give to revision. Whatever you have studied in the last week, we will revise that. फेडरलिज्म है क्या? सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना था कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर राज करते हैं और दोनों के पावर्स लिमिटेड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे, फेडरलिज्म की क्या क्या खूबियाँ होती हैं। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया किस तरीके से एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के फेडरलिज्म को लेके क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और इंडिया को फेडरल कंट्री कौन कौन सी वही खूबियाँ बनाती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था और भी कुछ कंट्रीज़ के, बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, कि वहाँ किस किस तरह की सरकारें हैं, किस किस तरह की सरकारें वहाँ पे चल रही हैं, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है भाई। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, फेडरलिज्म किस तरीके से अपनाया जाता है देश के अंदर। ठीक है, let's start the topic of this chapter। फेडरलिज्म की शुरुआत, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है किसी भी कंट्री में, और फेडरलिज्म जो पावर का बंटवारा जो होता है वो किन किन बेसिस पे बटा हुआ होता है पावर फेडरलिज्म से रिलेटेड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान के अंदर जो लिखी हुई जो बेसिक चीज़ें जो है, प्रोविजन जो लिखी जाती हैं, बहुत ज़रूरी है सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के लिए, फेडरलिज्म के सक्सेस होने के लिए। इसके अलावा बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन इनके अलावा ये सफिशिएंट नहीं है, पूरा नहीं पड़ता है। सक्सेसफुल तो हो जाता है, पूरा नहीं पड़ता है। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज नॉट नियरली बिकॉज ऑफ clearly laid out constitutional provisions. The real success of federation in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारे देश में फेडरलिज्म का सक्सेसफुल होना सिर्फ संविधान से नहीं, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे देश के अंदर जिस तरह की सरकार है, जिस तरह की सरकार चलती है, ठीक है, द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो एक लोकतांत्रिक सरकार जो हमारे यहाँ चलती है, राजनीति हमारे यहाँ जो एक लोकतांत्रिक होती है, उसकी वजह से फेडरलिज्म हमारे यहाँ सक्सेसफुल है, ना कि संविधान में जो लिख दिया गया है उसकी वजह से। संविधान में अगर लिखित रूप से कोई भी चीज़ जो लिख दी गई है, अगर वो सही हो जाए और वो सार्थक हो जाए और वो सही तरीके से काम करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये हमारे देश के अंदर का जो माहौल है बच्चों, उसी से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो एक लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स है, वो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाती है, ना कि हमारे संविधान की लिखावट। This ensured that the spirit of federalism, repeat for diversity and desire for living together become shared ideals in our country। ये जो फीलिंग है फेडरलिज्म का, ये इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी टिकी हुई है, क्योंकि लोगों की डिजायर है, एक इच्छा शक्ति है एक साथ रहने की। इतनी बड़ी कंट्री है हमारे देश में, ठीक है, लोग कई आधार पे बटे हुए हैं, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे। उसके बाद भी ये फेडरलिज्म किस तरीके से लोगों के अंदर काम करता है, वो लेट अस लुक सम ऑफ द मेजोरिटी वेज इन विच दिस हैपेंड। कुछ मेजोरिटी तरीके से ये हुए हैं। सबसे पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक्स का मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी, हम लोगों ने डिस्कस किया था। लिंग्विस्टिक, भाषाई के तौर पे, भाषा के तौर पे स्टेट्स हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बंटे हुए हैं। The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in India। ये जो linguistic states, भाषा के आधार पे स्टेट को बांटना, ये सबसे पहला मेजर डिसीजन था कोई भी जो गवर्नमेंट ने लिया था, जिससे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो लोकतांत्रिक राजनीति चलती है हमारे देश के अंदर, वो चलती रहे। वो सबसे पहला टेस्ट था, ये सरकार ने सबसे पहला ये काम किया था बांट के। ठीक है, if you look at the map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent the changes। अगर तुम मैप देखोगे बुक में तुम्हारे, अगर तुम 1947 का मैप देखोगे, 1947 का मैप भी है तुम्हारे बुक में इसी चैप्टर में,
और 2019 का मैप देखोगे तो तुमको एक चीज दिखेगा कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं 1947 से लेके 2019 तक। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बदलाव हुआ है, एक बड़े लेवल पे बहुत सारे स्टेट्स का बंटवारा हुआ है, बहुत सारे नए स्टेट्स बने भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नए स्टेट्स का निर्माण हुआ है, वो भाषा के आधार पे ही हुआ है, ठीक है। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स जो तुमको 1947 में तुमको दिखेंगे वो खत्म हो गए हैं। 2019 के अगर तुम मैप में देखोगे तो दे वुड बी वैनिश्ड, वो खत्म हो चुके होंगे और बहुत सारे नए स्टेट्स बन के आए होंगे। जैसे कि बहुत सारे नए स्टेट्स तुमको पता है, बहुत सारे नए स्टेट्स इंडिया के बहुत सारे नए स्टेट्स में, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारी जगह जितने भी स्टेट्स हैं ये नए बन के आए हैं। ये पहले 1947 के मैप में तुमको नहीं दिखेंगे। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, और समय के साथ एरिया, बाउंड्री, सीमा और पूरा का पूरा क्षेत्रफल, नाम, ये सब चीजें बदलती रही हैं। In 1947, the boundaries of several old states of India have changed its order to create new states. 1947 के बाद से बहुत सारी पुराने स्टेट्स के बॉर्डर्स को बदल के नए स्टेट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states have created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography. तो ये नए स्टेट्स का बंटवारा किस आधार पर हुआ? इंडियन गवर्नमेंट ने इस नए स्टेट्स का बंटवारा इस आधार पे किया कि जो लोग जिस भाषा को बोला करते हैं वो उस भाषा के लोग उसी स्टेट में, सर्टेन स्टेट में ही रहें। जैसे कि अगर तमिल भाषा के लोग हैं, तमिल भाषी लोग हैं, तो वो तमिलनाडु में रहें। केरल के लोग जो है वो मलयालम भाषा बोलते हैं, तो मलयालम भाषी लोग जो हैं वो केरल में रहें। तो इस आधार पर स्टेट बांटा गया। कुछ स्टेट्स इस आधार पर भी बांटे गए, जैसे कि कल्चर के आधार पे, ट्रेडिशंस के आधार पे, ठीक है, उन लोगों के बीच में पुरानी सभ्यता, एथनिसिटी जो पहले से जो चलती आ रही है जो सभ्यता, उसके आधार पे बहुत सारे स्टेट्स को बांटा गया पूरे के पूरे ज्योग्राफी के अंदर, पूरे इंडिया के ज्योग्राफी के अंदर। दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, और ये जो कल्चर के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, इसके आधार पे जो बांटा गया, उनमें से कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पे बता रहा है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब देखो, नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, ये सब स्टेट्स को किस आधार पर बांटा गया है? कल्चर के आधार पे, ट्रेडिशंस के आधार पे। ये सारे नए स्टेट्स बन के आए, जो कि 1947 के बाद बन के तैयार हुए, तो इन सारे स्टेट्स को इन्हीं आधार पर बांटा गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders faced that it would lead to disintegration of the country. The central government resisted the linguistic states from some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has automatically made the country more united. It has also made the administration easier. शुरुआत में जब देश के नेताओं ने ये डिमांड करना शुरू किया कि स्टेट्स जो बटेंगे वो भाषा के आधार पर बटेंगे, तो सेंट्रल बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने, बड़े बड़े मंत्रियों को पहले शुरुआत में ये चीज़ 1947 के बाद में ये ठीक नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि भाषा के आधार पर अगर हम लोग स्टेट को बांट देंगे तो हम लोग अपने देश के अंदर जो है वो यूनिटी खो देंगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे बदलाव आए और सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये जो चेंजेस हम लोग करेंगे ये हमारे लिए बैड एक्सपीरियंसेस नहीं होगा और ये समय के साथ हमको और फायदा ही देके जाएगा। ये मिनिस्टर्स को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को समझ में आया और उन्होंने फिर इस पे काम करना शुरू किया और लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसके बाद स्टेट्स का बंटवारा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज होना शुरू हो गया। लैंग्वेज पॉलिसी, आखिर अगर स्टेट्स का बंटवारा अगर लैंग्वेज पॉलिसी, अगर लैंग्वेज के आधार पर हो रहा है तो कुछ पॉलिसी तय किया गया होगा ना भाई, ऐसा ही थोड़ी स्टेट्स का बंटवारा हो जाएगा। कुछ पॉलिसी तय की गई, वो लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी भाई? सेकंड टेस्ट फॉर इंडिया फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी, और दूसरा जो टेस्ट था इंडिया के फेडरेशन का वो था लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। अगर तुम आज तक सोचते होगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी जो है, हिंदी जो राष्ट्रभाषा के रूप में कही जाती है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान
नहीं दिया गया है। ये सबसे पहला काम किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, सबसे पहले उन्होंने ये किया। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया इंडिया के अंदर। किस रूप में? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। बट हिंदी इज द मेजर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। हिंदी जो है वो मातृभाषा, जो हम लोग आप तुम और हम जो आम भाषा में बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में सिर्फ 40% इंडियंस ही बोलते हैं। बाकी 60% जो है वो डाइवर्स हैं, कई तरह के भाषा का यूज करते हैं। मातृभाषा उनकी कई तरह की है। ये 40% इंडियंस जो है, ये भी 40% इंडियंस मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का मतलब हुआ यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये सब जगह पे, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे। बाकी जितने भी स्टेट्स तुम साउथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे लैंग्वेजेस बदलते जाते हैं, मातृभाषा बदलती जाती है। ओके, 40% जो थे वो हिंदी लैंग्वेज थे। देयर वेयर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, और भी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, कैसे सेफगार्ड किया गया उन लैंग्वेजेस को? बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस, 21 भाषाओं को इंडिया के अंदर मान्यता दी गई है। ठीक है, और उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के रूप में उनकी गिनती की जाती है इंडिया के अंदर। A candidate is an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट देश के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है, तो ये जो 21 भाषाओं को जो ऑफिशियली जो माना गया है शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में, वो चाहे तो इन 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो परीक्षा दे सकता है। ये इसको इस तरीके से इसकी स्थान मिली है, इन सारी भाषाओं को स्थान मिला है हमारे इंडिया के अंदर। सिंस टू हैव बीन ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, much of the government work take place in the official language of the concerned state। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, लेकिन जितने भी स्टेट्स के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, तो वो वहाँ पे अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी को यूज करते हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी को यूज किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या यूज किया जाता है? मराठी। ठीक है, तमिलनाडु में क्या यूज किया जाता है? तमिल। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में क्या यूज किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में? मलयालम। तो जो भी भाषा जिस जगह का जो क्षेत्रीय भाषा है, वो उस स्टेट में क्षेत्रीय भाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। Unlike Sri Lanka, the leaders of the country adopted many cautious attitude to spreading the use of Hindi। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965। जैसे कि श्रीलंका में सिन्हला लैंग्वेज के बढ़ावा के लिए इतना सारे काम किए गए थे, इंडिया में की सरकार ने ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं अपनाया जिससे हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और भी स्टेट्स में। ठीक है, अगर तुम साउथ में जाओगे, बेंगलोर में जाओगे या तमिलनाडु में जाओगे, तो तुमको हिंदी बोलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, एकदम रेयर मिलेंगे। ठीक है, आता भी होगा तो बहुत सारे लोग हिंदी नहीं बोला करते हैं। तुम वेस्ट बंगाल चले जाओ, वेस्ट बंगाल ऐसा जगह है जो कि बिल्कुल हमारे बगल में है वेस्ट बंगाल, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में अगर तुम जाओगे तो वहां पे भी हिंदी का प्रयोग जो होता है वो बहुत कम होता है। ओके, बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश को, एक और चीज़, इंग्लिश का इस्तेमाल ऑफिसेस में 1965 तक हुआ। 1965 के बाद से इंग्लिश का यूज ऑफिसेस में बंद कर दिया गया। ठीक है, ऑफिसेस में उसके बाद इंग्लिश का इस्तेमाल इंडिया में बंद कर दिया गया। बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड किया कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने ये डिमांड किया कि ऑफिसेस में इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म, यही तमिलनाडु में हुआ था इंग्लिश के लिए। वहाँ पे लोग जो थे वो हिंसक हो गए थे, आक्रोशित हो गए थे, वायलेंट फॉर्म ले लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और उसके बाद से ही तमिलनाडु में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेस में उनका इस्तेमाल होगा। दोनों तरह की चीज, दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होगा। मेनी सिटीज थिंक दैट दिस सिचुएशन फेवर्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। बहुत लोगों ने ऐसा भी सोचा कि इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, जो वो लोग, जो समाज के ऐसे लोग जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल अपनी क्या कहें अपनी रईसी दिखाने के लिए करते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ किया गया था, पर ऐसा कुछ नहीं था। प्रमोशन ऑफ हिंदी
continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states when people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. तुमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि भाषा के आधार पर श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयरिंग हुआ था और भाषा के आधार पर किस तरीके से बंटवारा हुआ था। इंडिया की गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने बताया, कि ऐसा वाला एटीट्यूड कभी नहीं अपनाया है, ठीक है, कि भाषा के किसी भाषा को दूसरे लोगों पे थोपा जाए, ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं रहा इंडियन गवर्नमेंट का कि ज़बरदस्ती किसी से हिंदी बोलवाई जाए। नहीं, आपको हिंदी का यूज़ करना है हिंदी का यूज़ कीजिए, आपको इंग्लिश का यूज़ करना है इंग्लिश का यूज़ कीजिए, आपको अपनी क्षेत्रीय किसी भाषा का इस्तेमाल करना है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट का शुरू से ही एटीट्यूड रहा। हाँ, उन्होंने हिंदी को प्रमोशन ज़रूर किया, हिंदी को प्रमोट ज़रूर किया इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन कभी किसी पे ये भाषा जो थी हिंदी की इसको थोपी नहीं। थोपने वाली जो चीज़ थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नहीं की। सेंटर स्टेट रिलेशंस, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे रहे हैं। Restricting the center-state relations in one way in which federation has been strengthened in practice. Restricting the center-state relation एक तरीके का कैसे फेडरलिज्म में रहा और कैसे ये मजबूत होता है वो हम लोग देखेंगे इसमें। How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends on a large extent of how the ruling parties and the leaders follow the arrangements. ये जो पूरा फेडरलिज्म का सिस्टम किस तरीके से रन करता है और रूलिंग पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इसको देखती है और फेडरलिज्म को आगे लेके जाती है, कैसे ये दोनों के दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस रिलेशन को बना के रखते हैं और इस रिलेशन में किसी भी तरह की खटास ना आए। ये ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तुम लोगों को पता है कि 1947 में आज़ादी मिली इंडिया को, उसके बाद से बहुत सालों तक सेंट्रल में और बहुत सारे स्टेट्स में एक ही पार्टी का रूल रहा। किस पार्टी का रूल रहा? कांग्रेस का सेंट्रल में भी रूल था और बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के अंदर वहाँ भी कांग्रेस का ही रूल था, ठीक है। दिस मेड द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो ऑटोनोमस, अपना जो अधिकार होता है उसको हम लोग ऑटोनोमस कहते हैं, तो अपने अधिकारों का जो प्रयोग जो था स्टेट गवर्नमेंट ने वो नहीं किया होगा। ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं भाई? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कांग्रेस की किसी भी पार्टी की सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर उसी पार्टी की सरकार होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट वही करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश होते हैं। आदेश नहीं, आदेश अलग चीज़ है। आदेश जो ऑर्डर होता है वो नहीं, निर्देश, उनके इशारों पे काम किया जाता है, उनको डायरेक्शन दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं वो उनके इशारों पे काम करती आई हैं, ठीक है। ओके, as when the ruling party of the state was different, the parties that ruled in the central tried to undermine the powers of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by the rival parties. This undermined the spirit of federalism. उस समय ऐसा भी होता था कि जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की है, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कांग्रेस की है, तो वो सारी चीजें वही करती थी जो कांग्रेस उनको निर्देश दिया करता था। अब मान लेते हैं कोई स्टेट ऐसा भी है जहां पे किसी और पार्टी की सरकार है, जैसे जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार मान लेते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी ताकत थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी क्षमता थी, उस समय क्या करती थी कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी क्षमता होती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी पार्टी की नहीं है, किसी और पार्टी की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर दिया करती थी। और इससे होता क्या था, जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की, जो भावना है, ठीक है, जो आत्मा है फेडरलिज्म की, वो खत्म हो जाती है इन सारी चीजों से। जिन चीजों के आधार पे जो खूबियां हैं फेडरलिज्म की, वो चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments at the center. ये सारी चीजें बदल गई। कब बदली भाई? 1990 में, जब स्टेट्स में जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स थे वहाँ से क्षेत्रीय पार्टी खड़ी होनी शुरू हो गई। पहले सिर्फ सेंट्रल लेवल पर पार्टियां बनती थी, जैसे अगर जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी वो सेंट्रल लेवल पे बनती थी और वो बहुत बड़ी पार्टियां होती थी। लेकिन धीरे धीरे 1990 में समय बदला
और क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे बिहार में राजद है, जदयू है, ठीक है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो शुरू होने लगी और रीजनल पॉलिटिक्स, जो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई स्टेट जो कंट्री में। और यही जो समय था, यहीं से कॉलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, मिलीजुली सरकार, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत की थी तो पढ़ा था कि कॉलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। At the center, since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into the alliance with major parties, including several regional parties, to form the government at the center. होता क्या था सेंटर में? 1990 के बाद से किसी को पूरी बहुमत नहीं मिलती थी, ठीक है। कोई बड़ी पार्टी, अगर कोई सेंट्रल में कोई पार्टी है जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, इनको पूरी बहुमत जब नहीं मिलती थी तो इनको और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ता था। और पार्टियों में क्षेत्रीय पार्टियां भी होती थी, जैसे कि राजद है, जदयू है, ये सारी क्षेत्रीय पार्टियों को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बनाती थी। और इस सरकार को हम लोग कहा करते थे कॉलिशन गवर्नमेंट। 1990 से पहले जो थी, किसी भी तरह की ऐसी वाली सरकार को लोग नहीं जानते थे। ऐसी वाली सरकार का उत्पन्नता कब हुआ? ऐसी वाली सरकार का उत्पन्नता हुआ 1990 में से। This led to the new culture of power sharing and respect for autonomy of the state governments। और इससे एक नया कल्चर शुरू हुआ और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट में जो सरकारें बनना शुरू हुई, उनकी ऑटोनॉमी, उनका दर्जा बढ़ा, ठीक है, उनके काम करने का क्षमता बढ़ा, ये सब चीजें बढ़ गई। दिस ट्रेंड वाज This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner। ठीक है, ये जो प्रोसेस जो शुरू हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया और इसके सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट करने से सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बाद एक पूरी की पूरी एक डिफिकल्टी होने लगी कि किसी भी तरीके से वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस अब नहीं कर सकती थी। और ये जो तरीका था, ये पूरा का पूरा तरीका पूरे के पूरे इंडिया में एक बहुत कॉमन तरीका हो गया, ठीक है। और इस तरीके से देश के अंदर की जो फेडरलिज्म थी वो बच गई इससे। Thus फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट इज अर्ली इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये कॉलिशन गवर्नमेंट जो है बच्चों, ये कॉलिशन गवर्नमेंट फेडरलिज्म को और मजबूत किया, ठीक है। देश के अंदर 1990 से पहले किसी भी तरह कोई कॉलिशन गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं हुआ करता था। ये कॉलिशन गवर्नमेंट ने किया गया कि देश के फेडरलिज्म की संस्था को और मजबूत किया। तो ये पूरा का पूरा फेडरलिज्म ये है। एक्सक्यूज मी, सो किड्स, तो ये था फेडरलिज्म जिसको सपोर्ट किया अच्छे से। उसमें जो फेडरलिज्म को एक बहुत मजबूती का रूप दिया वो क्या चीज थी? वो थी कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म को और मजबूत किया। फेडरलिज्म किस तरीके से वर्क करेगा ये कॉलिशन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये कॉलिशन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से समझाया और किस तरीके से कॉलिशन गवर्नमेंट ये वर्क की इंडिया में, ये था फेडरलिज्म। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। The next topic that we are going to continue is the decentralization. Decentralization is a very important topic in this chapter. Decentralization. Decentralization. Centralization यहाँ पे है। Centralization का मतलब होता है जो सेंटर में जो सरकार होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सरकार से पावर का बंटवारा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से इंडिया में किया गया है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड इंडिया के अंदर। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 or more tiers ऑफ द गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली तुमको डिसेंट्रलाइजेशन बताता है। तुम अभी तक तुम जानते हो कि इंडिया में 2 ही टीयर्स हैं, ठीक है। पढ़ा था तुम लोगों ने, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि 3 टीयर्स हैं। ये जो तीसरा टीयर है हमारे इंडिया के अंदर, तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और एक लोकल।
तो ये लोकल लेवल के बारे में हम लोग इस डिसेंट्रलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोकल लेवल के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट के 2 से ज्यादा टीयर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। वी हैव सो फार डिस्कस 2 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तक हम लोगों ने 2 ही टीयर्स डिस्कस किया था, ठीक है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दोस 2 टीयर्स। इंडिया जैसा बड़ा स्टेट कंट्री है, वो सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रन नहीं किया जा सकता। तुम लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि पावर का बंटवारा जो है वो जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, ठीक है। स्टेट्स इन इंडिया आर लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब इंडिया इतना बड़ा बड़ा कंट्री है, यहाँ पे स्टेट इतने बड़े बड़े हैं कि यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज के बराबर हमारे यहाँ एक एक स्टेट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। उत्तर प्रदेश जो है वो किससे बड़ा है? रशिया से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र उतना ही बड़ा है जितना बड़ा जर्मनी है, ठीक है। ये सब चीजें, मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर यूनिलैटरली इंटरनली वेरी डाइवर्स। जितना ये सब स्टेट्स है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सब बहुत डाइवर्स है, विभिन्न है। कई तरह के लोग इसमें रहा करते हैं। There is thus a need for power sharing within these states। और इसलिए इस जो विभिन्नता है देश के अंदर, इसी के लिए एक पावर शेयरिंग का नया सिस्टम आया, ठीक है। जरूरी था पावर शेयरिंग। फेडरल पावर इज शेयरिंग इन इंडिया नीड्स another tier of government below that of the state government. This is rationale for the decentralization of power, thus resulted in the third tier of government called local government। ये जो इंडिया के अंदर जो इतना बड़ा लोगों पे, इतने बड़े स्टेट जगह पे लोगों पे राज कर पाना सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको एक और डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब उसका बंटवारा कर दिया सत्ता का, और एक नया टियर ऑफ गवर्नमेंट निकल के आया जिसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये नया टियर निकल गया। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम central and state level and given to local level is called decentralization। जब सत्ता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सत्ता ताकत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके जब स्टेट लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यही मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हिच आर बीइंग सेटल्ड एट द लोकल लेवल। बेसिक आइडिया बस यही था डिसेंट्रलाइजेशन करने का। ये एक बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं देश के अंदर, टॉपिक्स हैं जो कि इन लोगों को लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी इसको सेटलमेंट कर सकती है। जैसे कि ये जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं, इन सारे लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में क्या होता है? इन सारे लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है कि बिजली आ रही है कि नहीं, पानी आ रही है कि नहीं, सड़कें अच्छी बन रही है कि नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसको देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों की देखरेख करनी पड़ती है, उनके लिए ये सब चीज़ों का बंटवारा करना बेहद ज़रूरी था। इसलिए बेसिक आइडिया इसको बंटवारा करने का इतना सा था बस। People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas of where to spend money and how to manage things more efficiently without a local level and possible or making. This helps to create a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. Local government, ये जो local government होता है, इसमें जो लोग होते हैं वो भी लोकल होते हैं। हम लोगों में से ही कोई चुन के वार्ड पार्षद बनता है, हम लोगों के एरिया से ही चुन के कोई मेयर बनता है। अगर कोई गांव में अगर हम लोग लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो हम लोग गांव के बीच का ही कोई आदमी सरपंच बनता है। तो वो लोग जो होते हैं उनको पता होता है कि गांव में बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसे देती है और इस तरीके से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट किए जाते हैं।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बस इतना सा है कि स्टेट गवर्नमेंट को के काम जो है उसको बंटवारा कर दिया गया और लोकल गवर्नमेंट को के हाथ में दे दिया गया। देखो लोकल गवर्नमेंट जो है उनके साथ बस इतना सा चीज है कि लोकल गवर्नमेंट वो काम वही सब करती है जो स्टेट गवर्नमेंट उनको उनके राइट्स में है, उनको दिए गए हैं। फंड्स जो है वो सेंट्रल से भी आते हैं और स्टेट से भी आते हैं। तो ये पूरा तरीके का जो बंटवारा है इसी को हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले लोकल गवर्नमेंट इंडिया में सही तरीके से नहीं हुआ करते थे। ठीक है, 1992 से पहले लोकल जो स्टेट जो म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हुआ या पंचायती राज का इलेक्शन हुआ वो सही तरीके से नहीं होता था। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और 1992 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया गया, कुछ बदलाव किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और 1992 में ही हमारे थर्ड टियर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा ताकत दी गई। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बदलाव किए गए 1992 में। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब 1992 के बाद से रेगुलर इलेक्शन, पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, कभी इलेक्शन होते थे कभी इलेक्शन नहीं होता था। अब हर 5 साल पे इलेक्शन होने लगे, रेगुलर इलेक्शन होना हो। और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, अगर पंचायत है तो पंचायत में होगा, अगर कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन में होगा। दूसरा, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। सीट रिजर्व जैसे कि हमारे स्टेट इलेक्शंस में होता है, सेंट्रल इलेक्शंस में होता है, सीट्स रिजर्व की जाती हैं। उसी तरीके से इस इलेक्शन में भी एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व की गई। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 1/3 हिस्सा रिजर्व किया जाने लगा। ये सब बदलाव थे जो किए गए थे। An independent institution called State Election Commission has been created to instead to conduct the पंचायत and municipal corporation। एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन। और उसका काम क्या था कि स्टेट्स में के अंदर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को ठीक ढंग से करवाएं। The state governments are required to share powers among revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यूज वगैरह जो टैक्सेस में कमाई करती है, ठीक है, जो भी उनको पैसे आते हैं उनको लोकल गवर्नमेंट में उनको देना है। ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिना दिए हुए काम नहीं चल सकता है। स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट को पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत सारे स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट को पैसा कम मिलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका पैसा फिक्स किया हुआ है, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन पैसा देना है। रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ पंचायती राज। और तुम गांव जानते हो कि गांव में भी यही सिस्टम है। गांव के लोकल गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं पंचायती राज। ठीक है, गांव में पूरा का पूरा इसी तरीके से होता है। उसके अलावा जिला परिषद वगैरह होता है गांव के अंदर। जिला परिषद में इलेक्शन होता है। शहरों में एमएलए का इलेक्शन होता है, वहां पर जिला परिषद, गांव के अंदर इलेक्शन होता है, जिला परिषद कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो अर्बन एरिया में म्यूनसिपालिटीज के रूप में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो जिला परिषद होता है, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ गांवों को मिला के, ठीक है, पंचायत समिति बनती है। ग्राम पंचायतों को मिला के, बहुत सारे ग्राम पंचायत मतलब कई छोटे छोटे गांवों के ग्राम पंचायतों को मिला के एक साथ बनाया जाता है, जिसको हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। उनको ब्लॉक भी कहा जाता है या फिर उनको मंडल भी कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। और जो मेंबर्स होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो पंचायत बॉडीज में, वो लोगों के द्वारा, पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, जो पंचायत मेंबर्स, जो सरपंच लोग जो पंचायत में चुने जाते हैं उनके द्वारा। और जब पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। और जिला परिषद क्या होता है, जितने भी पंचायत मंडल जिला के अंदर आते हैं, ठीक है, वो सारे मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। जिला परिषद सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, गांव में अगर हम लोग देखें तो जिला परिषद जो होता है वो सबसे ऊंचा बॉडी माना जाता है लोकल बॉडी का। द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज आर इनडायरेक्ट एंड सम ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद के लोग भी चुने जाते हैं और जिला परिषद के ही लोग जो होते हैं वो गांव से एमपी और एमएलए के लिए खड़े भी होते हैं। तो जिला परिषद जो है ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग कि लोकल बॉडी का सबसे ऊंचा पद है। ठीक है, तो ये था बच्चों तुम्हारा चैप्टर फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म चैप्टर आज खत्म हो गया। फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन के बाद कुछ नहीं है, टॉपिक इज ओवर। आई होप आप लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल स्टेट लेवल, जिला परिषद वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह, म्यूनसिपालिटीज वगैरह, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1992 के बाद क्या क्या बदलाव हुआ था, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। मैं आशा करूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मैंने इतने क्लासेस में पढ़ाए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो चैप्टर 2 के अंदर, देन प्लीज़ आस्क मी, मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से पढ़िए, मेरे वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, ठीक है। पूरा देखने के बाद आप इस पर तय कीजिए कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब शुरुआत करेंगे, आपके पास पूरा 1 हफ्ता है, ठीक है। कल तो छुट्टी है क्योंकि कल क्लासेस नहीं होने वाले हैं, तो कल सिविक्स की क्लास नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर। तो आपके पास 1 वीक है पूरा, 1 वीक तक आप देखिए, सोचिए कि आपने चैप्टर 2 में इस बीच में अगर कोई टॉपिक छूट गया है, कुछ नहीं समझ में आया, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। बाकी टिल देन थैंक यू एंड बी सेफ।